हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है एचटेट और DSSP के एस्पिरेंट्स के लिए। ये क्लास 12th के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। इस क्लास में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में भी और आगे भी पूछे जा सकते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। x रेज टू पावर n माइनस 3 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इज इक्वल टू 108, जहां पे n है नेचुरल नंबर्स और n की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो जैसे ही आप इसमें x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो ऊपर 3 रेज टू पावर n माइनस 3 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। जब भी लिमिट के क्वेश्चन में 0 बाई 0 फॉर्म बनती है तो हम उसमें कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि 0 बाई 0 फॉर्म ना बने, क्योंकि ये तो नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन बन जाती है। तो मैं क्या करूंगा, इसका फैक्टराइजेशन कर लूंगा न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन में यहाँ पे एक छोटी सी चीज इन्वॉल्व होती है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, x रेज टू पावर n माइनस 3 रेज टू पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 3, और अंदर क्या आएगा, x रेज टू पावर n माइनस 1 से शुरुआत होगी और यहाँ पे 3 कुछ भी नहीं होगा, 3 होगा ही नहीं, 3 रेज टू पावर 0 होगा, ऐसे समझ लो। फिर आएगा x रेज टू पावर एक एक n कम होता चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और 3 इंट्रोड्यूस होता चला जाएगा ऐसे, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा ये, अब देखो n तो पूरा, x तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये जाएगा 3 रेज टू पावर n माइनस 1 तक। कहाँ जाएगा, 3 रेज टू पावर n माइनस 1 तक। क्यों, क्योंकि आप नोटिस करें यहाँ पे जितना माइनस हो रहा है उससे एक ज्यादा है यहाँ पे, आई बात समझ में, उससे एक ज्यादा है यहाँ पे। देखो जैसे यहाँ पे n माइनस 3 है, n माइनस 3 है, यहाँ पे उससे एक कम है, n माइनस 2 है, 3 का पावर 1 है, n माइनस 3 है, 3 का पावर 2 है। तो यहाँ पे जब n माइनस n होगा तो यहाँ पे 3 रेज टू पावर n माइनस 1 होगा लास्ट में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो ये जो मेरा पूरी चीज थी x रेज टू पावर n माइनस 3 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अब, है ना। अभी मैं लिमिट को नहीं छेड़ रहा हूं, मैं सिर्फ 0 बाई 0 फॉर्म जो बन रही है इस लिमिट के क्वेश्चन में उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जैसे ही आप इसमें x की वैल्यू डायरेक्ट 3 पुट करते हो तो ऊपर भी 0 बन जाएगा और नीचे भी 0, जिससे कि नॉट डिफाइंड वाली 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगी, जिसको हमें हटाना होता है, रिमूव करना होता है। तो यहां से देखो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल। तो अब मैं लिमिट लगा लेता हूं, ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू 3। ओके, अब चलते हैं आगे, इसमें देखते हैं क्या सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। ये जो सिचुएशन बनी हुई है ये है x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर n माइनस 2 3 प्लस x रेज टू पावर n माइनस 3 3 रेज टू पावर 2 प्लस 3 रेज टू पावर n माइनस 1। लास्ट में 3 रेज टू पावर n माइनस 1 क्यों आया, क्योंकि देखो x में n में से जितना माइनस हो रहा है उससे एक कम पावर है 3 की, तो यहां पे लास्ट में जाके x की पावर आएगी n माइनस n, तो n से एक कम पावर 3 की आएगी जो कि 3 रेज टू पावर n माइनस 1 होता है, ये होगी। अब देखो डिनोमिनेटर तो खत्म हो गया, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूं x की यहाँ पे, क्योंकि अब 0 बाई 0 फॉर्म नहीं बनेगी। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 3 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 3 रेज टू पावर n माइनस 2 3 प्लस 3 रेज टू पावर n माइनस 3 3 स्क्वायर, और ये कहां तक जाएगा, 3 रेज टू पावर n माइनस 1 तक। अब आप में इसमें एक चीज नोटिस करना ध्यान से, देखो 3 रेज टू पावर 1 है, इनको सॉल्व करूंगा बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, यहां पे आएगा 3 रेज टू पावर n माइनस 1, यहां पे भी पावर ऐड करूंगा, क्या आएगा 3 रेज टू पावर n माइनस 1, और यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 रेज टू पावर n माइनस 1 ऑलरेडी है और लास्ट में भी 3 रेज टू पावर n माइनस 1 ही है। अब ये कितनी बार आया 3 रेज टू पावर n माइनस 1, n टाइम्स, क्या आया n टाइम्स, क्योंकि देखो पावर कहां तक जा रही है, n तक जा रही है। तो मैं इसको लिख सकता हूं n मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर n माइनस 1। अब ये राइट हैंड साइड में किसके इक्वल है क्वेश्चन में, 108 के। तो n की कोई ऐसी वैल्यू सोचिए जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड में 108 बन जाए। बहुत आसान तरीका है, 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो।
देखो 3 की पावर आ रही है तो 3 से डिवाइड करो इसको, 3 3 जा 9, 3 6 जा 12, 4 2। तो देखो 3 रेज टू पावर 3 तो मुझे चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 रेज टू पावर 4 माइनस 1, क्योंकि 3 रेज टू पावर 4 माइनस 1 3 रेज टू पावर 3 होता है, और जो n है उसी को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 ऊपर है तो। अब 3 रेज टू पावर 3 कितना होता है 27, 27 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होता है 108। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, n की वैल्यू ही बतानी थी 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट है तो कमेंट करिए, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा 100%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पोलर फॉर्म। देखो पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म ये होती है जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम इस फॉर्म में पुट कर देते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ जाती है। इसको करने थीटा को कैसे निकालते हैं, थीटा एंगल होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर से जो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट हो रहा है, उस कोऑर्डिनेट को मैं ओरिजिन से जब ज्वाइन करूंगा तो वो जो लाइन बनेगी वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है, वो एंगल ही थीटा होता है। क्लियर हुई बात आपको। अब यहां पे आप देखेंगे कि ये तो सर आप बोलेंगे सर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं है। बिल्कुल है कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से देखो। देखो ये है हमारे पास माइनस आयोटा माइनस रूट में -3 है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ रूट में -1 मल्टीप्लाई बाई 3, और रूट को मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, रूट को मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, रूट को अलग अलग कर लो -1 मल्टीप्लाई बाई √3। और आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर होता है -1, और आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट में -1, तो ये कितना हो गया आयोटा √3। आई बात समझ में। तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया, जो z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, z से रिप्रेजेंट होता है -1 और माइनस आयोटा √3। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब अगर मैं इसको इस फॉर्म से कंपेयर करूं x प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई -√3। ध्यान से आप देखेंगे दोनों जो x और y की वैल्यू हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं लोकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे ये मैं आपको रफली छोटा सा आइडिया दे देता हूं, देखो माइनस हैं दोनों तो कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट बनेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे। किससे ज्वाइन करेंगे, ओरिजिन से। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये रहा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर होगी बात। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा। तो आपको ये एंगल देखना है कितना है। देखो यहां से यहां तक गए तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये -पाई बनेगा, -पाई। अब ये एंगल मान के चलो आपने फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा कहीं ना कहीं, तो इसमें ये वाला एंगल प्लस कर देंगे और जो इसको सॉल्व करके आएगा वही थीटा की वैल्यू आएगी। क्लियर होगी बात। तो मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि हम क्या करने वाले हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलते हैं आगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को कंपेयर करेंगे इस फॉर्म से। इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ये बन गया r cos थीटा प्लस r sin थीटा और आयोटा साथ में है इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो r cos थीटा की वैल्यू आ गई -1, r cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1। ऐसे ही r sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर ही लिख लेता हूं r sin थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -√3। इन दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, तो क्या निकल के आ जाएगा, r से r कैंसिल, ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू √3। tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, 60 पर। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 को मैं कैसे लिख सकता हूं π/3। तो अब मैं आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। ये देखो यहाँ पे अब
यहाँ पे देखेंगे आप, ये मैंने बना दिया ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव वाला, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट एक्स और वाई नेगेटिव है, तो इसको भी मैं थोड़ा यहाँ से क्लियर करता हूँ जगह बनाने के लिए। तो ये पॉइंट मान के चलो कहीं यहाँ पे होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में ही एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होता है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट से आपको ओरिजिन ज्वाइन करना है, ओरिजिन ज्वाइन कर लिया तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, आप देखेंगे, और ये हो गया थीटा। ये थीटा आपने अभी निकाल लिया, क्या हो गया, पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री। लेकिन ये जो पाई बाई थ्री है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ है, देखो यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। हमें तो इसका क्या निकालना होता है, कॉन्जुगेट निकालना होता है। क्या निकालना होता है, कॉन्जुगेट। क्यों, क्योंकि हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल लेना है, और कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज तो ऐसे चलेगी, तो जब ऐसे जाएंगे तो नेगेटिव में आएगा एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे आप बड़ी ध्यान से देखेंगे, यहां से जब हम यहां जाएंगे तो एंगल हमारा बन जाएगा माइनस पाई। अब माइनस पाई में से कितना कम करूं, या फिर माइनस में अगर अब देखो ये वाला एंगल थोड़ी चाहिए मुझे, तो ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल। तो ये थीटा को हटाना पड़ेगा, थीटा को हटाना पड़ेगा, तो माइनस पाई में मैं प्लस कर दूंगा थीटा। अब आप कहेंगे सर हटा रहे हो तो माइनस करो, नहीं, डायरेक्शन देखो ना, माइनस पाई तो है, माइनस की चीज में जब आप कोई चीज प्लस करोगे तो घटेगी या क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें आप प्लस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहां से माइनस में तो ऊपर गए, आ तो नीचे रहे हो ना डायरेक्शन के हिसाब से, तो थीटा पॉजिटिव माना जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा माइनस पाई प्लस पाई बाई थ्री, ये हो गया आपका। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आप जब, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री पाई प्लस पाई बाई थ्री, ये कितना जाएगा, माइनस टू पाई बाई थ्री। ये आ गया आपका जो है क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ थीटा। कॉन्जुगेट ऑफ थीटा मतलब एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एंगल बन रहा है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ये अब इस ओरिजिनल थीटा की वैल्यू आ गई, इसको थीटा वन मान लो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर होगी बात, ये नॉर्मल थीटा आया था, थीटा वन आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आपकी पोलर फॉर्म आ जाएगी, लेकिन आर की वैल्यू भी तो निकालनी है अभी। तो देखो मैं क्या करता हूँ, कुछ और करते हैं। हाँ, ये देखो जहां पे हमने आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा को डिवाइड किया था, अब मैं क्या करता हूं, इनको प्लस करके स्क्वायर कर देता हूं, क्योंकि यहां से आर कॉस थीटा तो माइनस वन के इक्वल आ रहा है। तो मैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस हो गया, ये स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, थ्री, माइनस रूट थ्री का स्क्वायर करूंगा थ्री बन जाएगा, और आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे प्लस वन बन जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं ऐड करूंगा तो आर स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आर की वैल्यू निकाल रहा हूं, और यहाँ पे इसका प्लस कर स्क्वायर करूंगा, नाइन, वन का स्क्वायर वन, 10 आ गया, ठीक है जी। थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस वन 10, बिल्कुल इतना ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो वन हो गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 10, ठीक है। आर की वैल्यू प्लीज एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से तो ये ठीक आ रही है, ठीक है ना, आर की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, कहीं यहाँ पे 10 है ही नहीं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रूट थ्री का स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर तो ऑलरेडी कर ही दिया मैंने, अच्छा दोबारा स्क्वायर गलत कर दिया, स्क्वायर तो होके ही तो थ्री और वन आया है, तो ये थ्री प्लस वन ही रहेगा यहाँ पे, बिल्कुल थ्री प्लस वन फोर, थ्री प्लस वन फोर, तो फोर, आर की वैल्यू प्लस माइनस टू, माइनस कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, तो मैं प्लस टू कंसीडर कर लूंगा। बस अब आपका काम हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, आर की वैल्यू टू, और यहाँ पे आपका कलर चेंज कर लूँ, कर लो चलो, टू कॉस माइनस टू पाई बाई थ्री, माइनस टू पाई बाई थ्री, और यहाँ पे प्लस में आयोटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू तो वही रहेगी, माइनस टू पाई बाई थ्री, साइन माइनस टू पाई बाई थ्री, इतना हो गया। अब देखो, अब अंदर माइनस है, कॉस खा जाता है माइनस को, मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा टू कॉस टू पाई बाई थ्री,
और जो ये साइन है ये माइनस को बाहर निकाल देता है, तो माइनस आयोटा और अंदर पॉजिटिव बन जाएगा 2π/3। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? cos 2π/3 माइनस आयोटा 2π/3, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर में इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको समझा रहा हूं वन स्टेप बाय स्टेप, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड द प्लेन। देखो ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये कोई प्लेन है। जब भी आपको साइन ऑफ द एंगल का मतलब साइन थीटा पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड द प्लेन, तब आपको क्या करना होता है? डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम लेना होता है। डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम, डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम, ये फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय जो पहले स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को dr से रिप्रेजेंट कर देता हूं, dr 1 स्क्वायर, dr 2 स्क्वायर, dr 3 स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे नीचे ही ये प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज आ जाते हैं। किसके? प्लेन के। ये प्लेन के आ जाएंगे डायरेक्शन रेशियो, और ये किसके आ जाएंगे? स्ट्रेट लाइन के। आ गई बात समझ में? तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि कैसे काम होगा। अब देखो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन के नीचे जो ये लिखे हुए हैं ना, ये स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, और प्लेन के एक्स वाई जेड के जो कॉफिशिएंट्स हैं, एक्स वाई जेड के जो कॉफिशिएंट्स हैं वो ही प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो चलिए फॉर्मूला आपको बता दिया, अप्लाई कैसे करना है ये भी बता दिया। अब देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -2 -8, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5 डिवाइड बाई इनका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है जी। 6 + 5 11, 11 में से 8 गया तो कितना आया? 3 ऊपर, ये 25 √50 और मल्टीप्लाइड बाई √9, √9 क्या हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल, 1/√50। अब √50 को आगे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 50 को फैक्टराइजेशन कर लो भाई, कितना आ जाएगा? 5√2, 1/5√2। ये आपका आंसर बन रहा है। ठीक है जी। अब 1/5√2, 5√2 तो मुझे दिख रहा है, ये रहा। ऊपर 4 आ रहा है। 4 कैसे आ रहा है भाई ऊपर? 3 2 जा 6, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -8, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, अच्छा 5 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है बिल्कुल ठीक है। 25 √25 और यहाँ पे कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 8, 9 √3 का 3 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 1/√50, बिल्कुल ठीक। अब इसको थोड़ा सा और चेंज कर लें, अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो √2 से ही मल्टीप्लाई कर लो, √2 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा चेंज करके लिखा हुआ है बस। तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? √2 ऊपर और नीचे, √2 √4, √4 2 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, √2/10 देखो आ गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में रूट ऊपर नीचे करके दिया हो, तो थोड़ा देख के आप रैशनलाइजेशन करके अपना आंसर मैच कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें पूछा है कि g ऑफ x 1/fx के इक्वल है, तो fx की वैल्यू x है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें gx को कैसे डिफाइन किया है? रेसिप्रोकल ऑफ द फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन किया। तो इसमें gx का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, fx का यहां पे रोल नहीं है। g ऑफ x क्या करता है? 1/fx कर देता है। fx क्या है? x। तो gx, जब इस फंक्शन, देखो gx कई बार लिखा हुआ, अगर ये ऑड टाइम्स आ रहा है, क्या आ रहा है? ऑड टाइम्स, तो फंक्शन कैसा बनेगा? fx कैसा बनेगा? रेसिप्रोकल। कैसा बनेगा? रेसिप्रोकल बनेगा। और अगर gx कैसा आता है? इवन, तो फंक्शन नॉर्मल रहेगा, मतलब ऊपर डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा, 1/fx नहीं होगा, fx होगा। तो यहां पे आप काउंट करके देखो, f को काउंट नहीं करना, g को काउंट करो। 1 2 मतलब 2 टाइम आ रहा है, इवन नंबर है, नॉर्मल आएगा। यहां पे 1 2 3 टाइम आ रहा है, यहां पे रेसिप्रोकल हो गया, तो x इज नॉट इक्वल टू 1/x। सेकंड पॉइंट चेक करो, 1 2 3 3 बार आया g, 3 बार g मतलब ऑड नंबर है, मतलब फंक्शन 1/x आएगा यहाँ पे।
यहाँ पे चेक करो 1 2 3, यहाँ पे भी 3 बार, यहाँ पे भी 1/x आएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफी अच्छी ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पास थ्रू -1 1 2 1 हैविंग द सेंटर ऑन दिस लाइन। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो मैंने एक सर्कल बना लिया, इस सर्कल पे कोई पॉइंट्स हैं, मान के चलो यहाँ पे हो गया -1, 1 और यहाँ पे है 2, 1। यहाँ पे कहीं सेंटर है, और जो सेंटर है वो लाइन पे है। ये जो सेंटर है ना, एक लाइन पे है, लाइन से पास करता है, या फिर लाइन इस सेंटर से पास करती है, जो है x + 2y + 3। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेंटर लेट कर लूँगा। लेट सेंटर मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लेट कर लूँगा a, b। ये कर लिया a, b। क्लियर होगी बात। अब देखो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके a और b में से कोई चीज फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, ध्यान से देखेंगे। ये मैंने इसको यहां से ज्वाइन कर दिया और एक मैंने इसको यहां से ज्वाइन कर दिया। जब मैंने ये लाइंस ज्वाइन करी हैं, ये दोनों लाइंस क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर ये पॉइंट O हो गया, ये पॉइंट कैपिटल A और ये पॉइंट कैपिटल B हो गया, तो मैं OA = OB करूंगा तो सेम आएगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और हम जानते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूं मैं OA पर, तो यहाँ पे √A - 1 मतलब +1 का स्क्वायर प्लस B - 1 का स्क्वायर हो गया। राइट हैंड साइड में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, A - 2 का स्क्वायर प्लस B - 1 का स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, रूट से रूट कैंसिल, a + 1 का होल स्क्वायर करेंगे a² + 1 + 2a, b - 1 का होल स्क्वायर करेंगे b² + 1 - 2b, a - 2 का होल स्क्वायर करेंगे a² + 4 - 4a, b - 1 का करेंगे b² + 1 - 2b। अब जो चीज इसमें कैंसिल हो रही है उनको उड़ा दो। अब देखो a² से a² कैंसिल, b² से b² कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो बताइए। -2b से -2b कैंसिल। अब देखो 2a बचा यहाँ पे, 2a + 1, और यहाँ पे भी 1 बच रहा है +1, और यहाँ पे क्या बचा 4 - 4a + 1, 2a + 2, यहाँ पे हो गया 5 - 4a। अब a बचा है, एक उधर ले आते हैं, 6a = 5 में से 2 गया तो 3, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब b की वैल्यू निकालने के लिए मैं इक्वेशन का यूज करूंगा उस लाइन की जो सेंटर से पास करती है। देखो कोई भी लाइन जब इस सेंटर से पास करेगी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। दोबारा सुनना, जब ये लाइन इस सेंटर से पास करेगी तो इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो अब x और y है, इसको मैं a और b से रिप्लेस कर देता हूं, क्योंकि a और b कोऑर्डिनेट है सेंटर के, मतलब ये पॉइंट मैं इसमें डालूंगा तो सेटिस्फाई करेगा। a की वैल्यू 1/2 है, 2b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, +3 = 0। अब देखिए इसमें 2b की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, इधर जाके दोनों चीजें माइनस की हो जाएंगी, 3 + 1/2 कर लेते हैं। एलसीएम लगाओगे तो 6 + 1 7/2, लेकिन माइनस का। अब b = -7/4 बन जाता है आपका। अब a और b मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए 1, 2 - 7, 4। ओके की रिपोर्ट है, समझ आया तो बताइए, कमेंट जरूर करिए अगर आपको मजा आ रहा है तो। अब देखो इसमें क्या बताना था, इक्वेशन ऑफ द सर्कल बताना था। अब देखो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है, ध्यान से समझेंगे। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, चलिए अब करते हैं आगे का काम। इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है, कैसे लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ द सर्कल यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल याद कर लीजिएगा, जनरल फॉर्म होती है x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। x1 और y1 ये क्या होते हैं, आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, जो कि हमें पता है, लेकिन रेडियस नहीं पता। तो रेडियस निकालना क्या कोई बड़ा काम है, नहीं नहीं नहीं। देखो रेडियस आप यहां से निकाल लो, 2, 1 और 1, 2 - 7, 4, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है, डिस्टेंस फार्मूला से रेडियस निकल जाएगा। रेडियस कैसे निकल जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से। तो 2 - 1/2, 2 - 1/2 कर दो या 1/2 - 2 कर दो, एक ही बात है, दोनों तरफ सेम पैटर्न को फॉलो करो, ठीक है। प्लस 1 - 7/4 तो 1 + 7/4,
का स्क्वायर। अब देखो इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर लो, ये कितना बन जाएगा 4 - 1 3/2 का स्क्वायर, तो 9/4 यहाँ पे, और ये 4 + 11 11/4 का स्क्वायर 121/16। और इसको सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ पे 16 4 टाइम्स 54/16 121। अब और आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे जगह नहीं बची तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 54 + 121 कितना आ जाएगा यहाँ पे 57175 रूट में, और नीचे 16 है रूट में, रूट से बाहर आ जाएगा तो 4, और ऊपर रूट में यहाँ पे इस तरह से ये बच जाएगा। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपकी क्या आ गई रेडियस। अब रेडियस को स्क्वायर होने वाला है तो रूट हट जाएगा अपने आप जब भी मैं सॉल्व करूंगा। और इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। अब देखो ए और बी की वैल्यू क्या है 1/2 और -7/4। इसको x1 और y1 की जगह पे पुट कर दो, क्योंकि ये ही मेरे क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। तो चलते हैं आगे बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो x - 1/2 का स्क्वायर प्लस y - +7/4 का स्क्वायर, r का स्क्वायर 175, नीचे 16। आगे और सॉल्व कर लो, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, सॉल्व करना बहुत आसान है। x² + 1/2 - 2 × 1/2x 2ab प्लस y² + 7/4 है 49/16 प्लस 2 × y × 7/4 इतना हो गया इज इक्वल टू 175/16। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, x² ये कैंसिल हो रहा है, ये y² को इसके साथ लिख लेता हूँ, और ये 2 से 2 कैंसिल -x, यहाँ से 2 ये 2 से ये 2 टाइम कैंसिल 7/2y 49/16। अब इसको राइट हैंड साइड में अगर मैं लेके जाऊंगा 49/16 को, तो ये माइनस हो जाएगा 175/16 में से 49/16। इसको माइनस भी कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 में से 9 गया तो 6, 6 में से 4 गया तो 2, 126 आ जाएगा। ओके की रिपोर्ट हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे नीचे 2 बन रहा है ये डिनोमिनेटर में, इसको हटाओ, ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हटा देते हैं भाई। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ इक्वेशंस में, तो 2x² 2y² 2x 7y 2 से मल्टीप्लाई, ये 126/8 आ गया। ओके की रिपोर्ट है। हाँ जी, ओके की रिपोर्ट है या नहीं। अब देखो क्वेश्चन आपका मैच होता दिख रहा है कहीं पे। अरे ये तो नीचे ही नहीं आ रहा, नीचे आ जाओ भाई। ये देखो, हाँ बिल्कुल 2x² 2y² वाली चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अब देखो डिनोमिनेटर ये भी हमें हटाना है, तो मैं क्या करता हूँ इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 से दोनों तरफ, तो 16x² 16y² 16x 56y और ये आ गया 126। ठीक है जी, ये हो गया। अब और इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें देखो बहुत अच्छी चीज़ है, पूरा 8 से डिवाइड हो रहा है, मज़ा ही आ गया। डिवाइड बाई 8, पूरा 8 से डिवाइड हो रहा है। 2x² + 2y² - 2x + 7y माइनस, अब ये कितने टाइम जाएगा 8 1 जा 8, और हाँ ये दिक्कत दे गया 126 वाला, यहाँ पे 128 होना चाहिए था, 15 में से 9 गया तो यहाँ पे 128 आएगा, चेक कर लेना भाई, ये 128 आना चाहिए। और 128 जब ये आएगा तो ये हमारा क्या होगा 8 1 जा 8, ये 16 टाइम डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू 0। कहीं कैलकुलेशन एरर रह गया है तो प्लीज़ चेक कर लेना, और यही हमारी क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगी। नहीं तो चेक कर लीजिए, देखिए चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। नीचे लाओ इसको और छोटा करो इसको, ये देखो, और छोटा करो इसको, ये देखो अब दिखेगा 2x² 2y² थोड़ा छोटा करके देख लेना, प्लस 7y माइनस 13 आ रहा है, तो 13 आ रहा है तो कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा 104, मतलब यहाँ पे 104 आएगा। यहाँ पे हमारी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ये 104 आएगा, ये 126 की जगह 104 आएगा, चेक कर लेना भाई 104 104 और यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन एरर हुआ है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही आते हैं।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल RKC मैथ्स को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।